दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी 99% पर। दोस्तों, आज मैं आपको पैट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों, जो 31 अगस्त 2021 को पैट का प्रीवियस पेपर हुआ था, उसका श्रेणी क्रम प्रश्न पुस्तिका F है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम पाली में हुआ था। दोस्तों, इसका टाइम 2 घंटे होता है पेपर का। मैक्सिमम मार्क 200 नंबर के होते हैं दोस्तों, और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है दोस्तों, 1/4 का मतलब होता है दोस्तों, यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसमें एक सही अंक काट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही अंक काट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये दिया होता है इसमें प्रश्न पुस्तिका पंजीकरण, ये निर्देश इंडक्शन दिए होते हैं दोस्तों, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखो ये लिख रहा दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न केवल एक ही उत्तर दीजिए। ओवर वोटिंग और एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न कर रहे हो आप, ठीक है, एक प्रश्न सॉल्व किया, उसके तुमने 2 आंसर लगा दिया आपने। ठीक है, तो उसका वो क्वेश्चन है ना जो गलत माना जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाएगा, 1/4 अंक। ठीक है, ठीक है दोस्तों। एफ ब्लॉक में, यानी कि एफ श्रेणी की ये प्रश्न पुस्तिका थी। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन था दोस्तों, ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, सितंबर। ठीक है दोस्तों, 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 343 के अंतर्गत इसको रखा गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। लेकिन यदि विश्व हिंदी दिवस पूछे आपसे, विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, ठीक है, तो वो बताना है दोस्तों 10 जनवरी, 10 जनवरी। क्योंकि दोस्तों 10 जनवरी 1975 को नागपुर, यानी महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसी दिन से दोस्तों 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात नोट करने की है, विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? दोस्तों सार्क देश का सदस्य देश नहीं है दोस्तों। सार्क में 8 सदस्य देश 8 सदस्य देश हैं दोस्तों। ठीक है, 8 सदस्य देश वो हैं दोस्तों जो भारत के आसपास हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के आसपास। और दोस्तों कह सकते हैं सार्क की स्थापना, ठीक है दोस्तों, 6-7 दिसंबर, ठीक है, 1985 को हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगर क्वेश्चन यदि यह पूछता है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर का मतलब होता है दोस्तों मुख्यालय। इसका मुख्यालय काठमांडू, ठीक है दोस्तों। और काठमांडू आपको पता होगा ये नेपाल की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, अब नेपाल देश के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि नेपाल देश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। ठीक है दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री तो दोस्तों वो हैं शेर बहादुर देउवा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और नेपाल के
राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? विद्या देवी सिंह भंडारी। विद्या देवी सिंह, ठीक है दोस्तों, भंडारी। भंडारी ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, भंडारी, ठीक है दोस्तों। सार्क में 8 सदस्य देश हैं, कौन कौन से दोस्तों? ये लिख लो। पाक माने दोस्तों पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों। भूटान, ठीक है। भूटान के बाद दोस्तों नेपाल, ठीक है दोस्तों। भारत, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद दोस्तों नेपाल, श्रीलंका, ठीक है दोस्तों। और मालदीव। कितने देश हुए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 कह सकते हैं दोस्तों। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, ठीक है दोस्तों, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। दोस्तों देखते हैं इनमें से कौन सा देश नहीं है। तो दोस्तों म्यांमार है ना, ये सार्क का सदस्य देश नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। दोस्तों आधिकारिक भाषा, दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा दोस्तों सिंहला है, ठीक है दोस्तों। यदि सिंहला ऑप्शन में नहीं होता दोस्तों तो फिर मलयालम होता इसका आंसर। यदि मलयालम और सिंहला दोनों दिया है दोस्तों तो सिंहला इज द राइट आंसर। फिर सिंहला को दोस्तों प्राथमिकता देंगे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 90% लोग सिंहला बोलते हैं और 10% कह सकते हैं दोस्तों, 70% मान लीजिए, 70% लोग सिंहला बोलते हैं, 30% लोग क्या बोलते हैं? मलयालम, ठीक है दोस्तों। कुछ राज्य दोस्तों जैसे महाराष्ट्र में आपको पता होगा, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। कर्नाटक में पता होगा आपको कन्नड़ बोली जाती है, कन्नड़, ठीक है। और तमिलनाडु में आपको पता होगा तमिल बोली जाती है, तमिल। केरल में आपको पता होगा क्या बोली जाती है? मलयालम, ठीक है, मलयालम। और आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में क्या बोली जाती है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बोली जाती है दोस्तों तेलुगु, ठीक है। क्योंकि आंध्र प्रदेश ही है ना दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है दोस्तों, जो तेलुगु भाषा पर गठित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपको यह बताएं 6 होती हैं हमारी, 6 होती हैं शास्त्रीय भाषा दोस्तों, ठीक है। 6 होती हैं शास्त्रीय भाषा। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? एक तो होती है कन्नड़, दूसरी मलयालम, तीसरी तेलुगु, चौथी तमिल, पांचवी उड़िया और छठवीं दोस्तों संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, ठीक है। पहली है दोस्तों तमिल और लास्ट की है दोस्तों उड़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? अधिकतम संख्या होती है 552, अधिकतम संख्या 552, ठीक है दोस्तों। लेकिन वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 545, ठीक है। अधिकतम होती है 552 दोस्तों, लेकिन वर्तमान में 545, ठीक है। और दोस्तों
आपको यह भी याद रखना है कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को। कभी कभी दोस्तों भूल जाते हैं, ऑप्शन में क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, लोकसभा में कितने, तो आपको दोस्तों याद यह रखना है कि राज्यसभा सदैव लोकसभा से बड़ी होती है, इसलिए दोस्तों इसमें बड़ा अंक आ रहा है, और लोकसभा राज्यसभा से छोटी होती है, इसीलिए इसमें छोटा अंक आ रहा है। दोस्तों इस प्रकार आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था 5वां, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध। क्यों दोस्तों, मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे होता है बुध, ठीक है, यहाँ पे होता है दोस्तों शुक्र, फिर होता है पृथ्वी, फिर मंगल होता है, फिर बृहस्पति होता है, फिर शनि होता है, फिर अरुण होता है, फिर वरुण होता है। ठीक है दोस्तों, ये बुध है, ठीक है, बुध, ठीक है, ये होता है शुक्र, ये होता है दोस्तों क्या, पृथ्वी, ठीक है, ये होता है दोस्तों मंगल, ये होता है बृहस्पति, ठीक है, ये होता है शनि, ये होता है अरुण, और ये होता है वरुण। ठीक है दोस्तों, इन चारों को कहते हैं दोस्तों आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये अंदर की तरफ हैं, ठीक है, और इनको कहते हैं दोस्तों बाह्य ग्रह, क्योंकि ये बाहर की तरफ हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हो गया, बुध, और सबसे, यदि यह क्वेश्चन पूछता कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा, तो आप बताते वरुण है। क्या बताते, वरुण। ठीक है दोस्तों, आपको यह भी याद रखना दोस्तों, मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फीबोस और डीमोस, फीबोस और डीमोस, ठीक है, और पृथ्वी के दोस्तों एक ही है, वो चंद्रमा है, उपग्रह इसका चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है, आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन शुक्र और अरुण ग्रह ये पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी कह सकते हैं दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, लेकिन अरुण और शुक्र, अरुण और शुक्र पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। तो विपरीत दिशा क्या हुई दोस्तों, पूर्व से पश्चिम, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि पृथ्वी और मंगल दोनों पर जीवन संभव है दोस्तों। और मंगल ग्रह पर दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत है मिक्स ओलंपिया। ठीक है दोस्तों, क्या, मिक्स ओलंपिया। और दोस्तों आकार, यानी कि आकार कह सकते हैं कि ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों, ज्ञानीमीड। क्या है, ज्ञानीमीड। दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा, लेकिन मुंह से बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, शनि ग्रह, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है दोस्तों टाइटन। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, टाइटन, क्या है, टाइटन। ठीक है, और दोस्तों एक और बात याद रखनी है कि शुक्र ग्रह को भौर का तारा, शाम का तारा, सुबह का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों भारत ने 5 नवंबर 2013 ईस्वी को मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजा था, जो दोस्तों किससे भेजा था, PSLV-C-25 के जरिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार है ना, वो 1901 से स्टार्ट हुआ था, 1901 से, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल है ना, अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक था, अल्फ्रेड नोबेल, इसने दोस्तों डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट।
दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अल्फ्रेड डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने। दोस्तों इन्हीं के नाम पर, इनके सम्मान के लिए, अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 1901 से स्टार्ट हुए थे देना। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि शांति, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार तो नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी दोस्तों क्या है, ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे की ओस्लो। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो या नॉर्वे में दिया जाता है दोस्तों, लेकिन जो नोबेल पुरस्कार ना 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो बचे कितने दोस्तों, 5 क्षेत्र। 5 क्षेत्रों में दोस्तों स्वीडन में दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम। तो कह सकते हैं दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कह सकते हैं कि पहला नोबेल पुरस्कार, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, और कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया था इन्हें, गीतांजलि। गीतांजलि के लिए। ठीक है दोस्तों, गीतांजलि के लिए। और कब दिया गया था, 1913 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1913 ईस्वी में। कौन से क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो दोस्तों और उसके बाद 1930 ईस्वी में विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था सीवी रमन को, सीवी रमन। ठीक है दोस्तों, और 1968 में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों हरगोविंद खुराना को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 1979 इसमें दिया गया था मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा को दिया गया था शांति के क्षेत्र में। कब दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, शांति के क्षेत्र में। दोस्तों आपको यह भी याद रखना है मदर टेरेसा है ना, ये अल्बानिया देश की हैं, लेकिन भारत की नागरिकता ले रखी है इन्होंने। ठीक है, और दोस्तों 1998 ईस्वी को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1998 ईस्वी को अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था, जो एक अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री। यानी कह सकते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति अमर्त्य सेन थे, जिन्होंने 1998 को मिला था। ठीक है, और 2014 ईस्वी में दोस्तों शांति के क्षेत्र में, क्या दोस्तों, शांति के क्षेत्र में मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की हैं, और यह दोस्तों पाकिस्तान की है ना, इनको नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली युवा व्यक्ति हैं दोस्तों। ठीक है, और इनके साथ दोस्तों कैलाश सत्यार्थी भारत के हैं। कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था, और नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी ने एक नारा दिया था दोस्तों, बचपन बचाओ। क्या, बचपन बचाओ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया बचपन बचाओ का नारा किसने दिया था दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं दोस्तों अपने ऑप्शन के बारे में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो आपको पता है राजीव गांधी को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला दोस्तों। सीवी रमन को 1930, ठीक है, मदर टेरेसा को 1979, और इनको 1913। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने आप ही इसका आंसर छांट सकते हो कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई, तो प्रथम सन कौन सी आ रही है, 1913, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और वैसे भी आपको बताएं दोस्तों कि पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई या प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको यह भी बताएं कि मैंने तो ये तो बता दिया 6 क्षेत्रों में मिलता है नोबेल पुरस्कार, लेकिन क्षेत्र कौन कौन से होते हैं ये याद होना जरूरी है दोस्तों। पहला है चिकित्सा, नोट कर लें दोस्तों, चिकित्सा। दूसरा है भौतिकी, ठीक है दोस्तों, भौतिकी में बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, लिख नहीं रहा। 3 रसायन, ठीक है। चौथा है दोस्तों शांति,
पाँचवा है दोस्तों अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, पाँचवा अर्थशास्त्र। और दोस्तों छठवां है साहित्य, क्या है दोस्तों, साहित्य, ठीक है। यही क्षेत्र हैं दोस्तों, इन क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन आपको यह याद करना है दोस्तों कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। लेकिन इन 5 क्षेत्रों में दोस्तों नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे याद रखें, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में दोस्तों। महाराष्ट्र कहाँ पर है दोस्तों, और महाराष्ट्र के अंतर्गत है औरंगाबाद, ठीक है दोस्तों। तो निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, औरंगाबाद, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक त्यौहार है। दोस्तों ओणम केरल का है, लेकिन दोस्तों ओणम के साथ साथ एक त्यौहार भी पूछा जाता है, पोंगल, क्या दोस्तों, पोंगल, पोंगल है ना, पोंगल त्यौहार दोस्तों ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। और पोंगल त्यौहार के साथ एक जल्लीकट्टू त्यौहार भी मनाया जाता है दोस्तों, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू त्यौहार, ये भी दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार के अवसर पर दोस्तों जल्लीकट्टू खेल मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जल्लीकट्टू में क्या होता है दोस्तों, बैल पर बैठकर लोग, बैल पर बैठकर या बैल से लड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो जितनी देर बैल पर बैठता है वही विजेता होता है दोस्तों इसमें, ठीक है। मैं आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों 10 नंबर पर यानी 9 से 13 नंबर तक, यानी 9 से 13 क्वेश्चन तक एक गद्यांश आएगा हिंदी का, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और उसके 5 क्वेश्चन आएंगे, उसको उसी के अकॉर्डिंग उसमें से आंसर छांट कर अपनी समझ से आंसर लगा देना है, ठीक है। और दोस्तों यानी 9 से 13 तक, ठीक है दोस्तों। फिर आएगा 14 से 18 तक, फिर एक गद्यांश आएगा दोस्तों, उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और उसके जो क्वेश्चन होंगे उसी में से आंसर छांट कर उसमें ध्यानपूर्वक टिक लगा देना है, ठीक है दोस्तों, 14 से 18 तक। दोस्तों यह क्वेश्चन आया था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों आपको यह याद रखना है कि यदि क्वेश्चन पूछे बंगाल के गवर्नर कौन थे, प्रथम गवर्नर, ठीक है, तो बताना लॉर्ड क्लाइव, ठीक है दोस्तों। लेकिन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगर दोस्तों यूँ पूछे कि भारत के प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, क्या, लॉर्ड कैनिंग। अगर क्वेश्चन पूछे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो बताना लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बताना दोस्तों लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है दोस्तों, लॉर्ड माउंट बैटन। यदि क्वेश्चन यह पूछे दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो बताना सी राजगोपालाचारी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इन दोनों में क्वेश्चनों में ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत के पूछे तो तुम लॉर्ड माउंट बैटन है, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी है, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों चरक संहिता पुस्तक है ना, जो चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। दोस्तों भारत में पहले इल्तुतमिश ने किया था शासन, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे नंबर पर, तीसरे पर किया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने, क्योंकि ये हुमायूं के साथ युद्ध किया था इसने। और चौथे पे किया था दोस्तों अकबर ने, ठीक है। तो हमारा क्रम क्या हुआ दोस्तों, यानी कि ये तो हमने कोडिंग की है दोस्तों, ठीक है, 1 2 3 4। लेकिन सवाल क्या कर रहा है, पहले को हमारे कोड के अनुसार किस पहले रहा, चौथा। तो चौथे से जो स्टार्ट होगा वही आंसर हो सकता है दोस्तों। चौथे से ये सी तो है नहीं है,
न डी है। ठीक है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चौथे के बाद हमारा कोड क्या है दोस्तों? ठीक है, चौथे के बाद है दोस्तों तीसरा। ठीक है, चौथा तीसरा। ठीक है दोस्तों, और फिर दोस्तों पहले पर क्या है हमारा? ये हुआ दोस्तों, यानी कि चौथे। ठीक है, दूसरे पर तीसरा। ठीक है, और दोस्तों ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला वाला हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, पहला वाला राइट आंसर। ठीक है, पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर दोस्तों शेरशाह सूरी। ठीक है, फिर अकबर। ठीक है दोस्तों, पहले इल्तुतमिश को कोड किया इसने 4 से, फिर दूसरे पर अलाउद्दीन खिलजी, इसने कोड किया 3 से। ठीक है, और फिर दोस्तों तीसरे पर आएगा शेरशाह सूरी, इसने कोड किया 1 से, और फिर लास्ट में आएगा अकबर को किया इसने 2 से। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे दोस्तों? तुकाराम। कौन थे? तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी दोस्तों? होम रूल लीग महाराष्ट्र में तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, लेकिन मद्रास में दोस्तों एनी बेसेंट ने चलाया था। इसलिए दोस्तों जिस ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों, पहले में तिलक और लाला लाजपत राय, ये तो गलत। दूसरे में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है, इसलिए दोस्तों बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? शक संवत शुरुआत हुआ था 1978 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, और मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी 622 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसलिए यह गलत हुआ, यह मिल नहीं खाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, ये हैं दोस्तों दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों क्या लिखी थी? द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको यह पुस्तक याद रखनी है दोस्तों, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। और एक यह भी पॉइंट याद रखना दोस्तों कि भारत का सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था दोस्तों। ठीक है, कितनी बार? 10 बार दोस्तों। इन्होंने ही पहले प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया सबसे पहले बताई थी। ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपया बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में की थी राजा राम मोहन राय ने, यानी 1 का 3। ठीक है, रामकृष्ण मिशन 1897। ठीक है, 1897 स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों 1875। ठीक है, और ये हुई थी दोस्तों 1828। ठीक है, ब्रह्म समाज। ठीक है, सत्यशोधक समाज की हुई थी दोस्तों 1873। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है दोस्तों देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, आर्य समाज की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने, सत्यशोधक समाज की ज्योतिराम फूले ने। ठीक है, यानी देखते हैं दोस्तों
यानी कि हमारा ए पर कितना आ रहा है दोस्तों, ए पर आ रहा है 3, क्योंकि ए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, तो ए पर 3। ठीक है। बी पर कितना आ रहा है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने, तो स्वामी विवेकानंद कितने पा रहे हैं, 1 पर। और सी दोस्तों, सी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 2 पर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और डी, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराम फूले, और डी आ रहा है दोस्तों 5 पर। कह सकते हैं दोस्तों 31, 25 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, 31, 25। ठीक है। देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में, दोस्तों देखते हैं ऑप्शन ए में 31, 24 है दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन बी में 23, 51 है। ऑप्शन सी में 31, 25 है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था, दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस टाइम महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो को इंग्लिश में डू एंड डाई भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बसंत विश्व होता है दोस्तों, ये 23 सितंबर को होता है, याद रखना है दोस्तों। ठीक है। राजस्थान में दोस्तों खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तांबा के लिए। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कई बार तो यह क्वेश्चन भी आया था कि खेतड़ी कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। कभी कभार यह भी क्वेश्चन आया था खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए। ठीक है। ठीक है दोस्तों। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो उस समय प्रस्ताव किसने लिया था, संभाला था दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे दोस्तों। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता होगा 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी, A.O. होम ने। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, मुंबई में। ठीक है। मुंबई में। और मुंबई में कौन से कॉलेज में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है। ठीक है दोस्तों। 51वां क्वेश्चन है दोस्तों, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है, सलाल। ठीक है दोस्तों। एक तो दोस्तों सलाल, दुलहस्ती। ठीक है। और बगलेहार, क्या दोस्तों, बगलेहार। ठीक है। और दोस्तों चिनाब नदी पर है ये तीनों परियोजना। ठीक है। चिनाब। तो मैं दोस्तों एक ट्रिक बताता हूँ आपको। चिनाब, नाव चला रहा था एक लाल, ठीक है, अपनी दुल्हन के साथ। ठीक है। और दुल्हन हंसती हुई बगल में अपने सैया जी को लेकर सफ़र कर रही थी। ठीक है। कह सकते हैं दोस्तों चिनाब नदी पर सलाल परियोजनाएं और दुलहस्ती परियोजनाएं और बगलेहार परियोजनाएं। ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी यह ट्रिक के साथ आपको याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। 52वां क्वेश्चन दोस्तों, बैंक दर का अर्थ है दोस्तों, बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई या केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ब्याज पर पैसे देता है। ठीक है दोस्तों। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर गलत, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर गलत, बैंक संस्थाओं की लाभ की दर गलत, कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, यह सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। दोस्तों आपको यह भी याद रखना, काजीरंगा है ना, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आपको यह भी बताऊंगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये डिजिटल राष्ट्रीय उद्यान भी हो गया है। ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि असम राज्य में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसमें एक नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, कौन सा? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको बताना है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? दोस्तों हिमालय तंत्र की नदियां हैं कावेरी तो मध्य भारत की है, गोदावरी मध्य भारत की है, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती हैं दोस्तों। ठीक है, तो यानी गंगा को कोड क्या किया है इसने? 2 नंबर, ब्रह्मपुत्र को 3 नंबर। तो देखते हैं 2 और 3 कौन से ऑप्शन में दोस्तों? ए में, इसलिए दोस्तों ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 54 55 में देखते हैं दोस्तों, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित किया जाता है? दोस्तों 100 रुपये का नोट आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्तांतरित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, कहाँ? मुंबई में। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों आरबीआई का हेडक्वार्टर तो मुंबई में होता है, लेकिन आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। कह सकते हैं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक है, और जो कौन से नंबर के हैं दोस्तों? 25वें नंबर के। ठीक है, आपको यह क्रम अवश्य याद रखना है दोस्तों, कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। ठीक है दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि भारत की करेंसी है ना, जैसे 10 रुपया है, 10 रुपये पर किसका चित्र बना है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों किसने बनवाया था? गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, जो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा। ठीक है, आप कह रहे होंगे दोस्तों ये आप लिख क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये मेरा ब्लैक बोर्ड है ना, ये लिखने वाला ये छोटा पड़ जाता है दोस्तों, इसलिए नहीं लिख पा रहा। लेकिन दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ ना, इन शब्दों को इनको अच्छी तरह से नोट कर लें, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ यही फैक्ट के रूप में बनकर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों और 20 रुपया का नोट है दोस्तों, 20 रुपये के नोट पर दोस्तों किसका चित्र है? एलोरा की गुफाएं। क्या? एलोरा की गुफाएं, एलोरा। ठीक है, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं दोस्तों? महाराष्ट्र में। ठीक है, और दोस्तों 50 के पर हम्पी का चित्र है दोस्तों, हम्पी। ठीक है, हम्पी कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। ठीक है, और दोस्तों 100 के नोट पर किसका चित्र है दोस्तों? 100 के नोट पर चित्र है दोस्तों रानी की बाव, रानी की बाव। और ये कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 200 के नोट पर सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था दोस्तों? ये सम्राट अशोक ने, मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक ने। ठीक है, और फिर दोस्तों 500 के नोट पर दिल्ली का लाल किला है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला जो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, और 2000 के नोट पर है दोस्तों मंगलयान। ठीक है दोस्तों, मंगलयान। तो मंगलयान तो मैंने आपको बता ही दिया था दोस्तों कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को PSLV C25 यान के जरिए छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह पर। जब दोस्तों मैंने ग्रह समझाए थे तभी आपको बता दिया था कि मंगलयान कब छोड़ा गया था और किस यान से छोड़ा गया था। तो यान का नाम भी याद रखना है, PSLV C25। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करता है। दोस्तों, निजी निजी अधिकार किस पे होते हैं दोस्तों? जो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होती है वह उस पर निजी अधिकार होता है। इसमें कोई उस देश की सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर उद्योगपतियों का अधिकार रहता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, जिस पर यानी कि कह सकते हैं कि क्या करना है, क्या उत्पादन करना है, ये उद्योगपति को सलाह लेनी पड़ेगी उस देश की सरकार से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोस्तों दोनों का बराबर 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 हिस्सा होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं क्या करना है, क्या उत्पादन करना है, उद्योगपति को राज्य सरकार के साथ मिलकर करना होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या करना है, कितना उत्पादन करना है, कितने मूल्य पर बेचना है, इसका निर्धारण केवल उद्योगपति करेगा। इसमें कोई गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसलिए दोस्तों निजी अधिकार किसका होगा? पूंजीवादी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? फेमा का होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में आती है दोस्तों? जन स्वास्थ्य और स्वच्छता दोस्तों संघ सूची में आती है। ठीक है दोस्तों, 61वां दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन किया गया है? दोस्तों, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, यह मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। दोस्तों, ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह आर्टिकल 21 के ए में कहा गया है। 21 के ए में दोस्तों यह कब जोड़ा गया था? आपको याद रखना है, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन सन 2002। ठीक है दोस्तों, सन 2002। आपको कैसे याद रखना है दोस्तों? 8 और 6 का अंतर कितना होता है? 2। इसलिए दोस्तों सन 2002। ठीक है, सन 2002। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ दोस्तों। तो आर्टिकल किस में रखा गया दोस्तों? 21 के ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? दोस्तों, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,